सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन सेंटर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन सेंटर पर। मेरा नाम बलराम सिंह है और हमने प्रारंभ किया भारतीय राज्य व्यवस्था। अभी तक हमने देखा भारतीय राज्य व्यवस्था में कि हमारा संविधान कैसे बना और हम आगे किस तरीके से बढ़ते हुए चले गए। फिलहाल मैं बताना चाहूंगा कि इसके पहले हमने पार्ट 6 तक बना दिया, 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो हमारे इसी चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे सारे वीडियो के लिंक आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, ये 7वां है। तो आज आइए हम प्रारंभ करते हैं। प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक प्रस्तावना है। प्रथम लेसन एक तरीके से हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो था वो हमने लगभग खत्म कर दिया है और उसके प्रश्नों को भी हमने सम्मिलित करके लगवा दिया, जो आपको पार्ट 5 में मिलेगा। 30 टॉप 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो आप देख सकते हैं। ये प्रस्तावना है, ठीक है। यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसमें कई ये विवादित रह चुका है, ठीक है। तो हम देखेंगे ये आखिर लिया कहाँ से गया। एक तथ्य आपको याद रखना होगा कि जो प्रस्तावना हमारे भारतीय संविधान में है, सबसे पहले किस देश ने इसे अंगीकृत किया? इसे सबसे पहले अमेरिका ने अंगीकृत किया। भारतीय संविधान जो प्रस्तावना है, मतलब जो भारतीय संविधान में सम्मिलित है, इसको सबसे पहले अमेरिका ने सम्मिलित किया। उसके बाद धीरे धीरे करके अन्य देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, उसने सम्मिलित कर लिया। आगे देखते हैं कि बहुत प्रसिद्ध संवैधानिक विशेषज्ञ थे जिनका नाम था एन पालकीवाला। ठीक है, एन पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है इसे, ठीक है। अब एक्चुअल में परिचय पत्र का मतलब क्या होता है, जिसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई किसी व्यक्ति का परिचय पत्र कॉलेज में जैसे होता है, उसे उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो उनका एक तरीके से संदेश था कि संविधान का जो परिचय पत्र है, मतलब संविधान को समझने के लिए आपको उसके अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रस्तावना में सब कुछ लिखित है। इस तरीके से वो संदेश देना चाहते थे। एक महत्वपूर्ण तथ्य और आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ कुछ विशेष समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ एक और तथ्य आपको ध्यान देना होगा कि नेहरू द्वारा, जब हमने आपको बताया था कि संविधान सभा का गठन किया गया था, उस समय ये माननीय जो नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्ताव लेके आते हैं, संविधान का प्रस्ताव लेके आते हैं, जिसे 13 दिसंबर 1946 को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और फाइनली आप देखते हैं 12 जनवरी 1947 तक हमारा संविधान, मतलब संविधान सभा द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है। ये 13 दिसंबर को लेके आते हैं, उसमें बाद में हम देखते हैं 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया जाता है संविधान सभा द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमें देखते हैं कुछ व्यक्ति विशेष हैं जिन्होंने संविधान जो हमारा प्रस्तावना, संविधान का प्रस्तावना, उसके बारे में अलग अलग तथ्य उन्होंने बोले हैं, जो शब्दों का इस्तेमाल किया है वो हम देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें आते हैं पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव, ठीक है। एग्जाम में कई बार प्रश्न को इस प्रकार सम्मिलित किया गया। नॉर्मली एक एक तथ्य पूछे जाते हैं, लेकिन अब लगातार ट्रेंड बदल रहे हैं। तो हमने देखा कि एक ही व्यक्ति इतने सारे शब्दों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, कहा कि यह एक सबसे सम्मानित भाग है, मतलब प्रस्तावना है हमारे संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। इसी प्रस्तावना को इन्होंने आत्मा, कुंजी और आभूषण की भी संज्ञा दे डाली। मतलब आपको एक तथ्य याद रखना है, जैसे कुछ लोगों ने केवल आभूषण बोला, कुछ लोगों ने केवल कुंजी बोला, लेकिन हम देखेंगे पंडित ठाकुर दास भार्गव जी जो थे, उन्होंने इसे 4 शब्दों का इस्तेमाल किया। कहा कि ये सबसे सम्मानित भाग है, ये आत्मा है, कुंजी है और आभूषण है, एक साथ। तो याद रखिएगा, जब कभी भी ये चारों शब्द पूछा जाए कि ये चारों शब्द किस व्यक्ति ने एक साथ उपयोग किया है, तो हम यहाँ पर देखेंगे पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने, ठीक है। और याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण तथ्य जो हम अभी बता रहे थे, जो पीछे की डेट हुई थी, उसमें हम देख रहे थे भारतीय संविधान जो था, इसका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे 13 दिसंबर 1946 था, यहाँ पे जो पेश किया गया था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, हालांकि वही तथ्य रिपीट हो गए हैं, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये बनाए गए थे और पेश किए गए थे। और एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ठीक है। ये हालांकि आगे आएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की जो कल्पना की गई है, जो हमारे प्रस्तावना में सम्मिलित है, वो हम देखेंगे ये रूस की क्रांति से प्रभावित है। 1917 में जो रूसी क्रांति थी, ठीक है, वहां हम देखेंगे ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो तथ्य है, ये हमारे प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है, यह रूस की क्रांति से प्रभावित है। आगे हम देखते हैं, हालांकि इसे लिखने की आवश्यकता नहीं थी हमें, लेकिन कुछ तथ्य हैं जो अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। संविधान के प्रस्तावना की जो विषय वस्तु की हम बात करते हैं कि आखिर क्या है इसमें, विषय वस्तु के बारे में क्या लिखा गया है। देखेंगे जो हमारा फ्रंट पेज है प्रस्तावना, उसमें ये सारे शब्द लिखे गए हैं। आखिर इसका एग्जाम से क्या लेना देना है, इसका लेना देना, ठीक है। हम देखेंगे
इसमें कुछ शब्द हैं जिनको क्या होता है एग्जाम में क्रम से लगातार, आप प्रीवियस पेपर देखेंगे तो लगातार क्रम से पूछे जाते हैं कि कुछ शब्द उठा के दे देंगे और उन्हें क्रम से पूछेंगे, या कुछ शब्द जो सम्मिलित किए गए हैं पूछ लेंगे ये किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़े गए हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, ये 4 शब्द याद रखिएगा जिसको हम अंडरलाइन कर दें। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। ये 4 शब्द क्या होते हैं, आगे पीछे करके दे दी जाते हैं और एग्जाम में पूछते हैं, आप याद कैसे करेंगे। ठीक है, पहले एक बात हम समझ लेते हैं कि हमारे पास कोई एक देश है। ठीक, देश उसे हम जब कहेंगे जब वो प्रभुत्व संपन्न होगा। ठीक, मतलब इंडिपेंडेंट होगा, कोई बाहरी देश का उस पर नियंत्रण नहीं होगा। जैसे अब प्रारंभ में हम देखेंगे 1947 के पहले भारत पर नियंत्रण था ब्रिटेन का, बाद में हटा दिया गया, तो हमारा ये जो देश हो गया या राज्य होगा ये प्रभुत्व संपन्न होगा। तो एक्चुअली यहाँ से क्लियरिटी बढ़ी कि यहाँ पहला जो स्टेप होना चाहिए हमें, मतलब एक तरीका बता रहा हूँ याद करने का, यहाँ पे पहला स्टेप होना चाहिए सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न का। अब उसमें समाजवाद होना चाहिए। ठीक, इसको हम डिटेल में बताएंगे। ठीक है, इसको हम डिटेल में, अब इस तरीके समझ लीजिए कि एक समाज है, उसमें समाज मतलब एक हमारा देश है जो प्रभुत्व संपन्न है, मतलब कोई बाहरी शक्तियों के नियंत्रण के अधीन नहीं है। फिर समाजवाद है, जब समाज है तो उसमें हम देखते हैं कि तरह तरह के लोग, धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, और किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ठीक, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो धर्मनिरपेक्ष है। ठीक, जैसा कि हमारा भारत देश है। अब आप देखेंगे यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। इनका जो विभाजन हुआ था पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये धर्म के आधार पर हुआ था। याद रखिएगा, ये धर्म के आधार पर हुआ था पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी कि अगर इनका धर्म देखा जाए, इनके राज्य का अपना खुद का धर्म है जिसे बोलते हैं इस्लाम। ठीक है, इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म। ठीक, अब आप देखिए एक मतलब बेहतरीन राष्ट्र की जब आप कल्पना करते हैं तो वहां पे सबसे बेहतरीन ऑप्शन आता है लोकतांत्रिक। मतलब वहां पे जो सरकार को चलाने का या सरकार को चुनने का जो जिम्मा होगा वो हमारे उस देश के संबंधित देश के नागरिकों पर होगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले देखिए, फिर से एक बार हम देखेंगे, प्रभुत्व संपन्न मतलब एक राष्ट्र है जो प्रभुत्व संपन्न है, मतलब बाहरी देशों से उसका मतलब पूर्णतः नियंत्रण में नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अपने आप सब कुछ नियंत्रण कर किया जाता है। एक समाज है, समाज में तरह तरह के लोग, धार्मिक लोग होंगे। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष हो गया हमारा। अब उसके बाद देखते हैं लोकतांत्रिक, मतलब वहां की सरकारों को चुनना और उनको गिराना या उनको हटाना, वो सब कुछ जनता पर निर्भर है। ठीक है, ये 4 शब्द याद रखिए। कई बार नहीं, सैकड़ों एग्जाम में आपको मिलेंगे, एक क्रम से लगाने को पूछ लेते हैं। हमने भी कुछ प्रश्न सम्मिलित किए हैं, जब आप देखेंगे तो उसमें ये प्रश्न सम्मिलित याद रखिए। प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, मतलब एक राष्ट्र है जो संपन्न है, फिर उसमें समाज होंगे, समाज के लोग तरह तरह के धार्मिक लोग होंगे, उसके बाद लोकतांत्रिक होगा। मतलब जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तभी तो एक तरीके से हम देखेंगे कि लोकतांत्रिक गणराज्य बनेगा। मतलब वहां पे चुनाव होगा, जब ये तीनों एक तरीके से आपस में समन्वय स्थापित नहीं हो पाएगा तो ये इम्पॉसिबल है इस तरीके के राज्य की कल्पना करना। आगे हम देखते हैं, ये याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। ये जो 3 शब्द हैं, ठीक है, ये जो 3 शब्द हैं, ये 3 शब्द ये लिए गए थे हमारे रूस की क्रांति से। रूस की क्रांति आपको पता होगा, 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। ठीक है, 1917 में रूस की क्रांति, वहां से लिए गए थे। ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द किससे लिए गए हैं, तो 1917 के रूस की क्रांति से। ठीक है, रूस की क्रांति से। यदि आप इसकी लेक्चर की आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, सबसे पहले बता दूं, आप कंटिन्यूअसली आराम से धीरे धीरे वीडियो को देखिए और नोट्स की चिंता मत कीजिए। नोट्स की चिंता हमारे ऊपर डाल दीजिए। आप इसको बिल्कुल सेम ऐसे जैसे लिखा हुआ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए @myeducationcenter। जब सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके का एक लोगो दिखाई देगा, आप ज्वाइन कर लेंगे। वहां पे सारे हमारे लेक्चर के पीडीएफ बिल्कुल फ्री अपडेटेड है। ठीक है, उसे वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ समझने को नहीं था, हमने इसलिए इसको अंडरलाइन कर दिया। ये 4 शब्द याद रखिएगा और ये याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है वो रूस की क्रांति से प्रभावित है या वहां से लिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं, एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से देखेंगे, प्रस्तावना का महत्व। अभी तक हम देख रहे थे प्रस्तावना के बारे में। एम हिदायतुल्लाह, ठीक है, ये एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे। ये मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। याद रखिए, यह पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे तथ्य लिखे नहीं है, मैं लिख देता हूं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ये कार्य कर चुके हैं। ठीक है, इन्होंने प्रस्तावना के बारे में बहुत अच्छे अच्छे तथ्यों को, मतलब बहुत सारी घोषणाएं की। तो उन्होंने कहा था
कि प्रस्तावना जो है अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, मतलब अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है। ये तथ्य कई बार पूछा गया है कि किसने बताया कि अमेरिका की मतलब प्रस्ताव भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है। तो बिल्कुल याद रखिएगा एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, इसमें एक और याद रखिएगा कि इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। मतलब जैसे आपने देखा होगा, वो जब हम राष्ट्रपति पढ़ाई के बारे में पढ़ाएंगे तो इस बात को विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, इन्होंने भारतीय देखिए संविधान की आत्मा भी कहा कि यह संविधान की आत्मा भी है। अब आपने देखा होगा डॉक्टर ठाकुर भार्गव प्रसाद जी थे, यहाँ पे देखिए इन्होंने एक साथ कई शब्दों का इस्तेमाल किया है। ठीक है, कई शब्दों को याद रखिएगा। यहाँ पे भी देखिए आत्मा है, बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने भी कहा कि यह इस संविधान की आत्मा। तो याद रखिएगा जब चार तथ्य एक साथ आ जाएंगे कि किसने आत्मा, केवल एक तथ्य आ जाए कि भारतीय संविधान को आत्मा किसने कहा, तो डॉक्टर डायरेक्ट हम टिक करेंगे एम हिदायतुल्लाह को। लेकिन जब चार तथ्य एक साथ आ जाएंगे तो डॉक्टर ठाकुर भार्गव प्रसाद जी को लगाएंगे। ठीक है, इन्होंने यहाँ तक कि हमने ये देखा एम हिदायतुल्लाह जी थे, उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया कि मतलब इसमें जो हमारा प्रस्तावना है, ठीक है, हमारा जो प्रस्तावना है जिसे हम आत्मा के रूप में संकलित कर रहे हैं, यह हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें कह रहे हैं कि इसमें इतने गंभीर संकल्प शामिल हैं जिससे केवल एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। मतलब इसमें संशोधन नहीं कर सकते, मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ संशोधन नहीं कर सकते। यहाँ पर हम देखेंगे संविधान की आत्मा के बारे में उन्होंने कहा कि यह संविधान की आत्मा है। और आगे हम देखते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि मतलब कि ये इतना पावरफुल है कि इसे एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। मतलब इतना बेहतरीन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया डॉक्टर एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, याद रखिएगा 2-3 तथ्य कि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और उन्होंने कहा कि यह संविधान की आत्मा है, इसे क्रांति परिवर्तित कर सकती है और यह प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अक्सर देखते हैं ये बहुत विवादित प्रश्न रहा कि संविधान जो प्रस्तावना है हमारे भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, क्या वह भारतीय संविधान का भाग है या नहीं। ये कई प्रश्न, इस पे कई वाद विवाद हुआ। हम आपको बताना चाहेंगे कुछ समय बाद हम क्या करेंगे, केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी के नाम से हम कई वीडियोस अपलोड करेंगे आने वाले समय में। तो उसमें बहुत बड़े बड़े और बेहतरीन केस जो हमारे भारतीय संविधान पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है, हम उसके बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से विवेचना करेंगे, उसको हम देखेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए हम संबंधित वीडियो के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है 1960 में बेरूबाड़ी केस। ठीक है, सबसे पहले आता है 1960 में बेरूबाड़ी केस। इस मामले में देखिए भारत और पाकिस्तान का एक समझौता होता है जिसमें क्या होता है, सबसे पहले हम आपको बता दें यहाँ पे कि अनुच्छेद 143, कुछ तथ्य जान लीजिए। अनुच्छेद 143 के माध्यम से क्या होता है, जब कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। लेकिन याद रखिएगा जो मुख्य न्यायाधीश सलाह देगा वो उस पर बाध्यकारी नहीं होंगे, पहली बात। तो अनुच्छेद 143 के तहत वह सलाह ले सकता है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 143 के तहत ये देखा कि 1960 में क्या हुआ, वो आते हैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांगते हैं, तो वो सलाह देते हैं इस बारे में। फाइनली वहां पे उन्होंने एक डिसीजन देता है, मैं आगे उसकी चर्चा नहीं करूंगा। वो देखते हैं कि उन्होंने वहां पे एक डिसीजन देते हैं, वो कहते हैं इसमें जो बेरूबाड़ी संघ मामला केस है उसमें ये कहते हैं कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है। याद रखिएगा उन्होंने कहा यह जो प्रस्तावना है यह संविधान का भाग नहीं है। आपको अभी इतना याद रखना है, बाकी जब मैं केस स्टडी पढ़ाऊंगा तो इसको हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, बस याद रखना कि बेरूबाड़ी केस के मामले में अनुच्छेद माध्यम से राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से राय ली और राय में उन्होंने मतलब जो राय तो दी और उन्होंने एक और तथ्य को संकलित कर दिया। उन्होंने कहा जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग नहीं है। सबसे बड़ा मामला बहुत ही फेमस, ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य संघ। ठीक है, 1973। याद रखिएगा सैकड़ों बार प्रश्न पूछा गया कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य किस सन में। पहली बात तो सन पूछ लेते हैं 1973। याद रखिएगा इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे संविधान पे हुआ। मैं इसका लेक्चर लूंगा लगभग 1 घंटे का। ठीक है, 1973 के मामले में इसने बहुत सारे फैक्चुअल हैं। ठीक है, याद रखिएगा 1960 में तो मना कर दिया, ठीक है, प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं। आगे चलते हैं तो इस मामले में कहते हैं प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक, आप ये देखेंगे कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। यहाँ पे बहुत सारे सैकड़ों तथ्य हैं जो याद करने के लिए फिलहाल मैं कुछ तथ्य बता देता हूँ। इन्होंने कहते हैं कि संविधान का अंग है, लेकिन कहते हैं उसमें संशोधन इस तरीके से किया जाए कि मूल ढांचा प्रभावित ना हो। ठीक, मूल ढांचा प्रभावित ना हो, संशोधन इस तरीके से किया जाए। मतलब संशोधन भी कर सकते हैं, चूंकि प्रस्तावना अगर भाग है संविधान का तो हम संशोधन भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जिससे कि मूल ढांचा प्रभावित ना हो। अब मूल ढांचा क्या है इसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है।
इसके बारे में जब पूछा गया कि आखिर मूल ढांचा क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा मूल ढांचा हम समय समय पर तय करेंगे। मतलब कि मूल ढांचा क्या है, एक्चुअल में कोई डेफिनेशन नहीं है उसकी कि मूल ढांचा क्या है कि हम संशोधन करेंगे वो प्रभावित हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। उन्होंने कहा हम इसे समय समय पर तय करेंगे। ठीक, आगे बढ़ता है। हम 1995 के एक केस में LIC ऑफ इंडिया बनाम कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है, एंड रिसर्च सेंटर के बारे में, इन्होंने इसमें भी कहा कि हाँ ठीक है प्रस्तावना संविधान का भाग। अब हम देखते हैं 1960 में वही सुप्रीम कोर्ट मना कर देती है, 1973 में कहती है हाँ ठीक है ये प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है। फिर उसके बाद कंज्यूमर LIC मामले में देखते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है, देखते हैं। तो एक तरीके से हम तथ्य निकाल सकते हैं यहाँ तक, अभी तक का, मतलब आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं दिसंबर 2020 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज तक का अगर आपको प्रश्न आता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, तो बिल्कुल आप टिक करिए संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। उसके बाद कोई नई डेवलपमेंट होती है तो उसके संबंध में हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। और दो महत्वपूर्ण तथ्य आप यहाँ याद कर लीजिए, ठीक है। प्रस्तावना ना तो विधायिका का स्रोत है, याद रखिए इसी से क्लियर हो गया, ना तो विधायिका का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर अंकुश लगाने वाला है। पहली बात, अगर ये विधायिका का स्रोत नहीं है तो जाहिर सी बात है उसकी शक्तियों पर अंकुश कैसे लगाएगा, क्योंकि उसका स्रोत ही नहीं है। दूसरी बात, ये गैर न्यायिक है, क्लियर है, गैर न्यायिक मतलब न्यायिक नहीं है, गैर न्यायिक है, जिसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब क्लियर है, जब ये गैर न्यायिक नहीं है तो इसको चुनौती कैसे दे सकते हैं। तो दो तथ्य याद रखिएगा, पहली बात यह विधायिका का स्रोत नहीं है इसलिए उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। पहली बात, यह गैर न्यायिक संस्था है, ठीक, गैर न्यायिक है, जिसकी व्यवस्थाओं को मतलब जो प्रस्तावना में व्यवस्था है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये तथ्य याद रखिएगा, ये आपको हेल्प करेंगे सवालों को सॉल्व करने में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभी तक तो हमने चर्चा कर लिया, विवाद हमने देखा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, ठीक है। तो फाइनली हमने ये निष्कर्ष निकाला, ठीक है अंग है, मान लेते हैं कुछ लिमिट तक अंग है, ठीक है। फिर हम देखते हैं अगर अंग है तो क्या उसमें संशोधन किया जा सकता है। पहला तथ्य यहां से याद कर लीजिए, अक्सर पूछा जाता है कि पहली बार यह प्रश्न कब उठाया गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 368 के तहत हम क्या कर सकते हैं, संशोधन करते हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं ये सबसे पहली बार, ये पहली बार केशवानंद भारतीय बनाम में, केशवानंद भारतीय बनाम 1900, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य संघ, ठीक है, उस मामले में 1973 में यह प्रश्न उठा कि ऐसा किया जा सकता है कि नहीं। तो हमने अभी पीछे ही चर्चा किया कि हमने कहा इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उस स्थिति तक जिससे कि मूल ढांचा जो है वो प्रभावित ना हो। और मूल ढांचा क्या है संविधान का, उसे आज तक परिभाषित नहीं किया गया, ठीक है। उसके पहले ये सेम पीछे जो लिखा हुआ था सेम लिखा हुआ है। न्यायालय ने यह मत बेरुवाड़ी संघ 1960 के तहत दिया और कहा कि पूर्व में संदर्भित निर्णय, यानी कि 1960 में जो निर्णय था वो गलत था, क्लियर ही कर चुके हैं कि 1960 में बोला कि यह प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो बोला कि गलत था। और यहाँ की प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बाद में, कब ये दिया 1973 के केशवानंद भारतीय मामले में, कहा कि इसमें कि बशर्ते मूल विशेषताओं, यानी कि मूल ढांचे की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको एग्जाम में मूल ढांचा ही मिलेगा, मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता। मतलब इस तरीके से अब मूल विशेषता उसकी क्या है इसके बारे में आज तक कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी गई। याद रखिएगा अक्सर प्रश्न आता है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया, ठीक है। तो अब तक कितनी बार किया गया, केवल एक बार, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक, ये 3 नए शब्द डिनोट किए थे, मतलब जोड़े गए थे। तो इसके संबंध में भी एक केस पड़ा, ठीक, 1976 में जब केस पड़ा तो बाद में कोर्ट में ये भी मामला गया। तो कोर्ट ने कहा था कि ऐसा संशोधन किया जाए जो मूल ढांचों को प्रभावित ना किया जाए। तो एक केस पड़ा, तो केस में क्या हुआ, उन्होंने क्या इसे वैध ठहरा दिया, कहा कि इससे मूल ढांचा प्रभावित नहीं होता, क्योंकि अब भाई ये निर्णय लेना तो कोर्ट का ही काम है ना कि उससे मूल ढांचा प्रभावित होता है या नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कुछ प्रश्न को सम्मिलित किए, लगभग यहाँ तक सभी तथ्य कंप्लीट हो गए हैं, सामान्यता या तथ्यात्मक था, ठीक है। याद रखिएगा कभी भी अगर प्रश्न आता, आज तक जब मैं दिसंबर 2020 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आप याद रखिएगा अभी तक तो फिलहाल प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक है। कई तरीके के केसों की चर्चा की, वो तो आपको क्लियर होगा जब हम केस स्टडी नाम का एक वीडियो अपलोड करेंगे जबरदस्त तरीके से अलग अलग केसों के बारे में, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे भारतीय संविधान पे। आगे बढ़ेंगे हम, बिल्कुल प्रश्नों को देखेंगे। देखिए सर्वप्रथम किस राज्य ने प्रस्तावना को अपनाया, ठीक,
यहाँ पे राज्य का संबंध समझ रहे हैं, राज्य का संबंध राष्ट्र से है। जब कभी आप संविधान के प्रश्नों को मतलब सॉल्व करते हैं तो वहां पे देखते हैं जब राज्य की बात आ जाए तो याद रखिएगा वहां पे राष्ट्र या देश की कल्पना कीजिएगा, ठीक है, वहां राष्ट्र या देश की कल्पना करेंगे। सर्वप्रथम किस राज्य ने प्रस्तावना को अपनाया या अपने संविधान में सम्मिलित किया? बिल्कुल क्लियर है, अमेरिका ने। अभी पीछे सबसे पहला तथ्य हमने यही देखा था, अमेरिका ने। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा बनाए और पेश किए गए थे? बिल्कुल, अब ये देखेंगे इसमें अक्सर क्या होता है, लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा, अभी हम देख रहे थे पीछे, ठीक है, डेट भी हमने लिखा थी 13, बाकी आप सन देख लीजिएगा 1946 में, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, इसको बनाया और पेश किया। याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन जो सही है वो घ है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के प्रस्तावना को सम्मानित भाग, आत्मा, कुंजी और आभूषण की संज्ञा थी? ये देखिए, मैं पीछे कई बार बता रहा था कि इस तथ्य को आप देखते रहिएगा, ठीक है। सम्मानित भाग, ठीक है, आत्मा और कुंजी, कुंजी और आभूषण की संज्ञा एक साथ याद रखिएगा। जब कभी आत्मा की बात आएगी तो वहां पे आपने देखा था एम हिदायतुल्लाह जी महोदय थे, ठीक है। लेकिन जब ये चारों तथ्य एक साथ आ जाएंगे तो वहां पर एक ही व्यक्ति याद रहेंगे, पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव जी, ठीक है। याद रखिए, पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव जी द्वारा, ठीक है। याद रखिए, इन्होंने क्या किया, इन चारों शब्दों का प्रयोग किया था, इसके लिए प्रयोग किया था, भारतीय संविधान में इसका प्रयोग किया था। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित शब्दों को संविधान के अनुसार क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए, संविधान के अनुसार क्रमानुसार, सबसे पहले हमने आपको देखा था, हमने कहा था सबसे पहले कोई राष्ट्र होगा तो संप्रभु होना चाहिए, संप्रभुत्व संपन्न। फिलहाल ये देखते हैं, ये फर्स्ट नंबर पे आ गया, ठीक। अब उसमें समाज के लोग रहेंगे, ठीक है, समाजवाद होना चाहिए। जब समाज के लोग होंगे तो तरह तरह के धर्म से वो विभाजित होंगे, बिल्कुल। जब ये तीन कैटेगरी खत्म हो जाएगी तो उसके ऊपर लोकतंत्र होगा। क्लियर? तो ऑटोमेटिक क्लियर हो गया, 1 2 3 4 बहुत आसानी से तरीके, अगर आपने पीछे देखा है तो बहुत आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन संबंधित प्रश्न किस वाद में उठाया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यार यहाँ पे एक मिसिंग है, आप लिख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। प्रथम बार, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन संबंधित प्रश्न कब उठाया गया? ठीक है, भारतीय संविधानों की प्रस्तावना में, प्रस्तावना याद रखिएगा, यहाँ पे एक शब्द याद रखिए, जो प्रस्तावना लिखा, प्रस्तावना में, ठीक है, प्रथम बार संशोधन संबंधित प्रश्न किस वाद में उठाया गया? तो आपने देखा होगा सबसे पहला यह प्रश्न उठा था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य संघ के बारे में, ठीक है, 1973 में यह प्रश्न उठा, यह वाद उठा कि मतलब उसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो फिलहाल ये हुआ कि संशोधन किया जा सकता है बशर्ते मूल ढांचा प्रभावित न हो, और मूल ढांचा को परिभाषित नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? अब किसने कहा परिचय पत्र? ये आपने देखा होगा, N.A. पालकीवाला ने। N.A. पालकीवाला ने क्या कहा? उसका परिचय पत्र बोला। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, तथ्यात्मक है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? तो आपको बताया था हमने कि 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया था 1976 के माध्यम से। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, केवल एक बार किया गया है। भारतीय संविधान में किस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन किया गया? ये तो मैंने प्रश्न ही बता दिया, ठीक है, फिलहाल आप नोट कर, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को किस राज्य से लिया गया? यहाँ पर हम बता दें, जब भी संविधान आप पढ़ेंगे, जब भी राज्य संबंधित कुछ आ जाए तो राज्य का मतलब राष्ट्र या देश है। तो ये तीनों शब्द जो थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये जो शब्द थे ये रूस से लिए गए थे। रूसी क्रांति के माध्यम से 1917 में जब रूसी क्रांति हुई थी उसी समय ये लिए गए थे, ठीक है, मतलब वहां से प्रभावित थे, वहां से लिए गए थे। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न होगा। ये देखिए, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। अगर आपने वीडियो को बहुत क्लियरिटी तरीके से नहीं देखा तो शायद आप इसे लगा भी नहीं पाएंगे। देखते हैं, प्रस्तावना विधायिका का स्रोत है। क्लियर? इसलिए उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। अभी हम नीचे जब महत्वपूर्ण तथ्यों को लगा रहे थे तो वहां पे आपने देखा होगा, बिल्कुल प्रस्तावना विधायिका का स्रोत नहीं है, इसलिए उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। क्लियर? इसका मतलब ये गलत हो गया। यह एक न्यायिक संस्था है, बिल्कुल गलत। हमने पीछे भी पढ़ा था, जो महत्वपूर्ण 2 तथ्य लिखाए थे, यह एक गैर न्यायिक संस्था है, ठीक, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, गलत।
मतलब याद रखिए जो तीनों तथ्य हैं ये प्रस्तावना से रिलेटेड है, ठीक है, ये प्रस्तावना से रिलेटेड है, कुछ मिसिंग है इसमें, ठीक है। ये सारे जो तथ्य हैं तीनों प्रस्तावना से, याद रखिए प्रश्न को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि इसका संबंध केवल प्रस्तावना से है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती, गलत जब ये गैर न्यायिक होगा तो इसको चुनौती कैसे दे सकते हैं, क्लियर। तो एक तरीके से ये तीनों गलत हो गए। फिलहाल हम देखते हैं उपयुक्त कथनों में से असत्य कथन, ठीक है। असत्य कथन तो 1 2 3 तीनों ही असत्य हैं, ये क्लियर। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एजुकेशन सेंटर। अगर हमारे लेक्चर की पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे चले जाइए, वहां पर सिंपल आप ये टाइप कर दीजिए @ माई एजुकेशन सेंटर। वहां पे विदाउट स्पेस आप ये लिखेंगे तो आपको इस तरीके से एक लोगो दिख जाएगा, जिसे ज्वाइन कर लेंगे वहां पे हमारे लेक्चर की सारी पीडीएफ एज इट इज मिल जाएंगे, ठीक है। और याद रखिएगा हर लेक्चर की मैं 2 पीडीएफ डालता हूँ, ठीक है, ये हमेशा याद रखिए, हर लेक्चर की मैं 2 पीडीएफ डालता हूँ। वहां पे एक पीडीएफ में लिखता हूँ विदाउट डिटेल, ठीक है, और एक लिखता हूँ विथ डिटेल। एक जगह लिखता हूँ विदाउट डिटेल और एक विद डिटेल। जो विदाउट डिटेल होगा वो आपको सिमिलरली जैसे पीडीएफ था, मतलब लेक्चर रिकॉर्ड करने के पहले वैसे मिलेगा, और जो विथ पीडीएफ मतलब विदाउट होगा वैसे मिलेगा, और जो विथ होगा, जो ये हम पेन चला रहे हैं, ये पूरे डिटेल उसमें मिलेंगे। तो एक तरीके से एक लेक्चर के 2 पीडीएफ मिलेंगे आपको, ठीक है, जो आपके पढ़ने में आसानी रहेंगे। आप दोनों डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।